हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन यानी कि 2023 में जो आया था हिंदी के जो क्वेश्चन 20 MCQ है, तो इस वीडियो में हम लोग वो 20 MCQ जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि अगले साल क्या आएगा उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर बी में है क्या द्विवेदी युग, और ऑप्शन नंबर सी में है शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है भारतेंदु युग। ठीक है, तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य शुक्ल जी थे, तो ये शुक्ल युग के ही लेखक थे। किस लेखक के? तो शुक्ल युग के, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या, गबन की विधा, यानी गबन जो है किस विधा की रचना है? तो पहले आप लोग ये समझिए कि गबन जो रचना है वो किसकी है। ठीक है, तो जो गबन है पहले ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर नाटक, और दूसरे में दिया गया है क्या एकांकी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गबन रचना है किसकी। तो देखिए, गबन जो रचना है ये प्रेमचंद्र की है। किसकी है? तो प्रेमचंद्र की है, और ये जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछ रहा है कंकाल के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या कंकाल के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में है निराला, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो देखिए, जो कंकाल रचना है, कंकाल है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला दिया गया है बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है क्या, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही जो रचना है यानी किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है अज्ञे। देखिए, यहाँ पर अज्ञे का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए इसको मैं बता दूंगा अभी। तो फिलहाल इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अमृत राय। ठीक है, तो देखिए, कमल का सिपाही जो रचना है वो अमृत राय के द्वारा रचा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, और क्वेश्चन नंबर 5वें में दिया गया है क्या शुक्ल युग की समयावधि, यानी शुक्ल युग की समय सीमा पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो शुक्ल युग की समय सीमा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर सी में है क्या 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए, शुक्ल युग की जो कालावधि है यानी समय सीमा है वो 1919 से 1938 तक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो सॉरी बी वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 1919 से 1938 ईस्वी तक, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। ये भी रचना से ही रिलेटेड है, यानी कि पिछले साल जो पेपर हुआ है 2023 में, उसमें कई सारी रचना भी पूछ लिया गया है, तो रचना आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर बोला है साकेत रचना है, यानी साकेत जो रचना है वो किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, और ऑप्शन नंबर सी में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो देखिए, साकेत जो रचना है इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक मैंने बता दिया है। ये जो साकेत रचना है सुमित्रा नंदन की नहीं है, तो इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो साकेत रचना है वो सुमित्रा नंदन मैथिली शरण गुप्त का है।
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ सुमित्रानंद पंत और मैथिलीशरण गुप्त में। तो फिलहाल जो साकेत जो रचना है इसके रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर और चलते हैं 7वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोल रहा है कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, यानी महादेवी वर्मा जो हैं वो कवित्री हैं, प्रगतिवादी युग की कवि हैं, कि द्विवेदी युग की कवित्री हैं, कि छायावादी युग की कवित्री हैं, तो प्रयोगवाद की कवित्री हैं। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो महादेवी वर्मा है वो छायावादी युग की कवित्री हैं। किस युग की? तो छायावादी युग की, यानी ये जो है छायावाद से रिलेट करती हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है ऑप्शन नंबर सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर, ठीक है, और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में आपसे पूछ रहा है क्या, गंगा लहरी। गंगा लहरी एक रचना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रचना, यानी गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी रचना है, ठीक है। गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी रचना है, यानी किस कवि की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पद्मावत। यहाँ देखिए पद्मावत नहीं होना चाहिए था, ये मैंने लिखते समय थोड़ा सा गलती हो गया है। पद्मावत एक रचना है जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचा गया है, तो ये रचना नहीं, यहाँ पर आप लोग कर लीजिए पद्माकरण, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पद्मावत नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा पद्माकर। पद्माकर क्या रहेगा, तो पद्माकर ये एक कवि है, ठीक है। और ये जो गंगा लहरी जो रचना है वो इन्हीं की है, यानी पद्माकर की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए ही आपका सही हो, क्योंकि ए में हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, पद्मावत लिख दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर पद्माकर कर लीजिएगा। जब भी आपसे पूछेगा गंगा लहरी किसकी रचना है तो बताएंगे पद्माकर की है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9वां, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि आधुनिक काल की समय सीमा, यहाँ भी देखिए टाइम पीरियड पूछा है, यानी समय सीमा आपसे पूछ रहा है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ के करेक्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया 1919 से 1938 तक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1936 से 1943 तक, ठीक है, ईस्वी तक यानी। और ऑप्शन नंबर सी में है क्या 1918 से 1950 ईस्वी तक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1843 से अब तक, ठीक है। तो देखिए आधुनिक काल की जो समय सीमा है यानी टाइम पीरियड है वो है 1843 से अब तक है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कि ये 4 रचना में से एक रचना ऐसी है जो महादेवी वर्मा की है ही नहीं, ठीक है। तो वही आपको पहचान कर उस पर टिक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है यानी ए में दिया गया है निहार, ठीक है। निहार जो है ये महादेवी वर्मा का ही रचना है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया शांत गीत, तो ये शांत गीत भी महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है युगांत, जो कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, क्या दीप शिखा है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, महादेवी वर्मा की जो है रचना नहीं है, तो मैंने अभी क्या बताया युगांत जो है ये दूसरे की रचना है, यानी महादेवी वर्मा का है ही नहीं। और हमें यही जो है पूछा था यहाँ पर, ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है तो यही नहीं है, ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए यहाँ रस से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि पूछ लिया जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, या फिर रसों की संख्या कितनी होती है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको, ठीक है। तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर आप में दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है रति है, ऑप्शन नंबर बी में है हास है, ऑप्शन नंबर सी में है निर्वेद है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है विस्मय है, ठीक है। तो देखिए हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास्य ही होता है। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो हास्य यानी कि हास्य मतलब हंसी होता है, ठीक है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वो हास्य होगा। आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। और ये क्वेश्चन जो है अलंकार से पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, यानी पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, आप उस अलंकार को पहचान कर जो है बताइए।
तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से इसको। तो पीपर पात, पात मतलब होता है पत्ता, सरिस मंडोला यानी पीपर का जो पत्ता है वो सरिस यानी सरिस जो है मंडोला, यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों का। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कंपेयर करने की बात करेगा, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जहाँ भी सा सी से आ जाए, सरिस आ जाए, तो वहाँ पर होता है कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार होता है। इतना आप ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि सा सी सरिस, ये सब जहाँ जब भी कहीं मिलेगा अलंकार में, तो वहाँ पर आप उपमा अलंकार को टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, क्या मतलब क्या दिया है, तो बोल रहा है सोरठा छंद में चरण होते हैं, यानी सोरठा जो छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सोरठा चरण में जो है, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। आप सभी को पता होगा, ये डेफिनेशन जिस विद्यार्थी को डेफिनेशन याद होगा तो उसको पता होगा कि सोरठा में जो है 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 हो जाएगा, 40 नहीं, 40 हो जाएगा 40, मैंने बोला 14 यानी 14। ठीक है, तो इसमें बोला है क्या, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, यानी शब्द के जो है आरंभ में ही लगते हैं, उन्हें बोलते हैं हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है उपदेश, तो देश पीछे यदि देखें तो ये एक शब्द बन रहा है देश, और इसके आगे लगा हुआ है क्या, उप, तो ये जो उप ही है ये क्या है, उपसर्ग है आपका, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उप उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, यानी 15 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, प्रत्यय के भेद होते हैं। देखिए काफ़ी मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्यय के भेद, ठीक है, यानी प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी में है 5, और ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो ये हो जाएगा 15 क्वेश्चन का डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16वां, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, हानि, ये योजक का सिंबल है, इसे भी बोलते हैं योजक का सिंबल। ठीक है, तो हानि लाभ में समास है, यानी हानि और लाभ में कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी में है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी में है द्विगु, और ऑप्शन नंबर डी में है बहुब्रीहि। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब जब भी कभी आपको समास में ये योजक वाला आपको दिखाई दे, जैसे यहाँ पर लाभ हानि पूछा गया, या फिर दिन रात पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए लाभ का उल्टा क्या है, सॉरी हानि का उल्टा क्या है यहाँ पर, लाभ। तो जब भी दो शब्द दिए हों और एक दूसरे के विपरीत हों और बीच में ये योजक का सिंबल हो, इसको हम लोग बोलते हैं योजक का चिन्ह। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, योजक बोलते हैं, योजक का सिंबल। ठीक, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे और योजक रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया मछली का पर्यायवाची, यानी मछली का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है द्विज, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, मीन, और ऑप्शन नंबर सी में है रसना। ठीक है, रसना है, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, मूड। ठीक है, तो ये दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, मछली का पर्यायवाची पता करना है, इन दोनों में से चारों में से कौन सा होता है। तो देखिए मछली का पर्यायवाची जो होता है वो होता है मीन होता है, और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, आप जो है बुक्स से आप लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, यानी 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है यद्यपि, ठीक है, में कौन सा संधि है। ये क्वेश्चन है संधि से पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है संधि से भी क्वेश्चन आते हैं।
तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है यद्यपि में कौन सा संधि है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर यद्यपि को आप जब लिखते हैं, यद्यपि को आप जब लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? पहले लिखते हैं य, फिर लिखते हैं आधा द, फिर य, फिर पी, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द है वो अधूरा है, यानी आधा लिखा हुआ है। तो जब भी बीच वाला शब्द अधूरा हो जाता है तो वहाँ पर हमेशा आता है यण संधि। आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जब भी शब्द जो है बीच वाला शब्द अधूरा आ जाए तो वहाँ पर आप लोग समझिए कि वहाँ पर हो जाता है यण संधि हो जाता है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी मधु शब्द का जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप में क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी ए में दिया गया मधुने, ऑप्शन नंबर बी में है मधुना, और ऑप्शन नंबर सी में है मधुनी, ऑप्शन नंबर डी में क्या है मधुनी। तो ठीक है, तो आप सभी को यदि शब्द रूप याद होगा, मधु का शब्द रूप याद होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मधु शब्द का जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन होता है वो होता है मधुनी होता है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा होता है, बड़ी की नहीं। ठीक है, तो मधुनी ये वाला हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। ये जो क्वेश्चन है आपको लकार से मिलेगा। यदि आप वैसे तो 5 लकार होते हैं, आप 5 लकार को याद कर लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो मैं उस लकार को भी पूरा कंप्लीट एक वीडियो में करा दूंगा पूरा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रथम पुरुष एकवचन, ऑप्शन नंबर डी में है मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तो देखिए जो पठ्यताम है ये प्रथम पुरुष है और द्विवचन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक जो प्रीवियस ईयर यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम हिंदी में जो आया था क्वेश्चन बहुविकल्पी का, वो सभी मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा, हो सकता है आपके 2000 बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।